टू द थियो स्टडी हब पार्ट 2 करेंगे बेटा। यूनिट 4 का पार्ट 2 है ये, ठीक है। सब्जेक्ट आपका चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बेटा ई गवर्नेंस क्या है हमने पूरा पढ़ लिया पिछले वाले पार्ट में। अब इसका पढ़ेंगे मॉडल्स के, ई गवर्नेंस के मॉडल कितने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है इसका प्रसार मॉडल, जिसमें आईसीटी हमने पीछे ही अभी पढ़ा है, उसी के बारे में कि प्रसार कैसे हो रहा है। ई गवर्नेंस का प्रसार किससे होगा? आईसीटी से। आईसीटी का पूरा हमने पढ़ लिया। इसमें क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके माध्यम से सूचनाओं को अधिक व्यापक रूप से सार्वजनिक अधिकारों के क्षेत्र तक पहुंचाना, बेहतर तरीके से जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना आईसीटी के द्वारा, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। नागरिकों को सही सूचना दिलाना, सही और संगत सूचना मुहैया कराना, इंफॉर्मेशन जनता के पास जाए, क्या हो रहा है, कैसी परिस्थितियां, ये सारी चीजें, ठीक है। ताकि क्या है, नागरिक शासन कार्य विधियों में क्रियाकलापों में बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सके, मतलब जनता को इन्फॉर्मेशन हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका मॉडल क्या है बेटा? आलोचनात्मक प्रवाह मॉडल। इसका क्या मतलब है? आलोचनात्मक आप वर्ड से समझ गए होगे, क्रिटिसाइज करना किसी चीज को, ठीक है। आलोचनात्मक प्रवाह आयोजन, यह मॉडल लक्ष्य और उस पर आधारित है। लक्ष्य क्या है आपका? आप क्या चाहते हो कि आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इस पर आधारित है ये मॉडल। आईसीटी का यह प्रयोग करके दूरियों को समाप्त करता है। मतलब क्या है? बहुत दूर के जो क्षेत्र है ना, जहां बहुत ही मुश्किल है कि सूचना जा पाए, वहां तक भी आईसीटी के द्वारा सूचनाओं को क्या है, भिजवाया जाता है। लक्षित उपयोग समूह को सही समय पर आसान और पहुंच योग्य साधनों के माध्यम से सूचना मुहैया कराना। बहुत दूर दराज के गांव के क्षेत्र है, वहां तक भी सूचना दिलवाना। अब बेटा इसका नाम आलोचनात्मक इसलिए रखा गया है कि क्योंकि ना इसकी आलोचना इस तरीके से है कि जो दूर दराज के एरिया है वहाँ आप टेक्नोलॉजी भिजवाओगे कहाँ से? वहाँ तो बिजली तक भी नहीं है ना, फ़ोन ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन जाएगी कैसे? आईसीटी के लिए फ़ोन होना तो ज़रूरी है, अगर टीवी भी नहीं भी हो तो फ़ोन भी तो हो। तो ये कि इसको दूसरे शब्दों में दूसरा इसका नाम बोला जाता है जो आलोचनात्मक प्रवाह क्या होता है? किसी चीज़ को प्रवाह करना, भेजना। क्रांतिक प्रवाह भी कहा जाता है कि दूर के क्षेत्र में क्या है, क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाना। लेकिन आलोचनात्मक क्यों कहा है इसमें? क्योंकि आज भी बहुत दूर दराज के गांव के एरिया जहां इतनी जागरूकता नहीं पहुंची है, ठीक है। बस इसको इतना ही समझो कि सूचना दूर के एरिया तक पहुंचाना, प्रवाह करना, प्रवाह वर्ड से याद करो इसे। तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल, तुलना करना कि दूसरे देशों से उनकी गवर्नेंस की अपनी गवर्नेंस से तुलना करना कि वो बेहतर काम कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं बेहतर। तुलना करना और देखना कि हम में क्या कमी रह रही है, फिर उसे ठीक करना। यह मॉडल विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जो विकासशील हम हैं, हमारा देश विकासशील है, विकसित हो जाएगा कुछ समय बाद। हमें क्या है, विकसित देशों की गवर्नेंस को देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और अपने आप को तुलना करना कि हमारे में क्या कमी रह रही है, ठीक है। मापदंडों को सुनिश्चित करना, रूल्स को देखना। समर्थनकारी मॉडल, समर्थनकारी में क्या है बेटा? इसमें क्या है कि वैश्विक स्तर तक पहुंच है आपकी, वैश्विक स्तर पर क्या है, आपको सहयोग करना ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबल इंटरेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, यह मॉडल अकादमी समुदाय द्वारा व्यक्त की गई राय और समस्याओं को जोड़ने के व्यवस्था में विश्व क्रियाएं, आप ग्लोबली कैसा काम कर रहे हो, आपका व्यापार कैसे चल रहा है, ये सब इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। गति का निर्णय लेना और वैश्विक मॉडल पर आधारित है कि वर्ल्ड में आप क्या कर रहे हो, वर्ल्ड में आपकी कैसी इमेज है, ठीक है। आप व्यापार किस किस देश से कैसे कर रहे हो, इससे रिलेटेड समर्थनकारी, आप वर्ल्ड में समर्थन कर रहे हो, ठीक है। व्यापार को मना ही नहीं कर रहे, व्यापार करने दे रहे हो। लास्ट 5th क्या है? अन्योन्य सेवा मॉडल। इसमें क्या है, सरकार के काम, ठीक है, टेक्नोलॉजी से होंगे, सेवा दी जाएगी, हर चीज़ ऑनलाइन करवा दी जाएगी। सरकार के काम जितने भी है ना, लाइसेंस बनाना ऑनलाइन बनवाओ, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी है ऑनलाइन करो, किराएदारों के वेरिफिकेशन करवाने हैं, एग्रीमेंट कराने हैं, ऑनलाइन कराओ, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, यह शासन क्रिया की व्यक्तित्व और प्रशस्त सहभागिता की मार्ग खोलता है और आईसीटी के माध्यम से सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियाएं, ठीक है, अधिक वास्तविक और पारदर्शी बनाता है। इन मॉडल के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं, हमें बहुत सारी सेवाएं मिलती है सरकार के द्वारा, वो सब क्या है, नागरिकों तक आसानी से पहुंच जाए ई टेक्नोलॉजी के द्वारा, आईसीटी के द्वारा, ठीक है। इसी को कहा जाएगा ई लोकतंत्र। सारी सुख सुविधाएं में ऑनलाइन दी जाएंगी।
भारत में आई ई गवर्नेंस का विकास। अब भारत में हमारे यहाँ पे जो ये ई गवर्नेंस है कब से आया है, कब से टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है भारत में, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1970 के दशक से स्टार्ट होना शुरू हुआ है। थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी आनी स्टार्ट हुई थी कि वो जो गोल गोल घुमाने वाले फ़ोन नहीं थे, फ़ोन ऐसे रखा होता था ऊपर और उसमें यहाँ पे चक्का सा बना होता था, उसको गोल गोल घुमा के कॉल करते थे। कॉलिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब तो बहुत हमारे पास छोटे छोटे फ़ोन हो गए हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं अभी, ऐसे फ़ोन हो गए हैं। पहले के ज़माने से वहाँ से स्टार्ट हुई है कि लैंडलाइन वाले कॉल आए, वो आए, फिर बेहतर होती गई सुविधाएं। स्टार्ट 1970 में हुआ है, ठीक है। जनगणना होने स्टार्ट हो गई थी, चुनाव के आंकड़े, टैक्स वगैरह जो है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन करने लग गए थे उस ज़माने में कि इसको डाटा को डिजिटल फॉर्म में रखो। कंप्यूटर्स हो, बड़े बड़े मोटे मोटे कंप्यूटर्स होते थे, अब तो बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन के कंप्यूटर है। पहले वाले कंप्यूटर बड़े मोटे होते थे, ठीक है। टीवी भी बड़े मोटे होते थे सबके, ठीक है। अभी क्या है इसमें कि इस समय शुरुआत की हो, आर्थिक निगरानी के टैक्स कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, प्रतिरक्षण के क्षेत्रों के साथ साथ जनगणना, चुनावों में टैक्स प्रशासन आदि से जुड़े आंकड़े प्रबंध के लिए सूचनाओं के संचार, टेक्नोलॉजी को संचालित करने के लिए हुआ था। मतलब क्या, ये सब टेक्नोलॉजी से काम उस जमाने में होने लगे थे। अब तो क्या सब कुछ ही टेक्नोलॉजी से हो रहा है, हर चीज़। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ टेक्नोलॉजी से तो पढ़ा रही हूँ। मेरे पास ये सारी जितनी भी सिस्टम रखे हुए हैं, माइक वगैरह, ये डिजिटल पेन वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी तो है। आप लोग अपने घर में बैठे हो, मैं बहुत दूर आपसे बैठी हुई हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, तब भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। टेक्नोलॉजी है ना, फ़ायदा हो गया, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। गाँव के दूर दराज एरिया में जो बच्चे बैठे हैं उन तक शिक्षा पहुँच गई, कितनी बड़ी बात है। बाहर आप जाओगे कोचिंग सेंटर वगैरह, लाख लाख रुपए फीस है, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे से अच्छे। तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है हर क्षेत्र में, ठीक है। सिर्फ यहाँ नहीं कि गवर्नमेंट्स का अच्छा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह है कि ओपीडी में आप जाओ कभी सरकारी हॉस्पिटल में, भगवान ना करे आपको जानना पड़े, पर आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर यदि कोई जाता तो इतनी लंबी लाइन लगती है वहाँ, लड़ाई हो रही होती है वहाँ, इतना हल्ला मच रहा होता है सिर्फ कागज़ पे डेट डलवाने के लिए। तो ये डेट जो डलती है उस कागज़ पे ओपीडी के बाहर, वो तो बेटा ऑनलाइन भी डाली जा सकती है। तो अब क्या है, सुविधा कर दी गई है। अपॉइंटमेंट्स, डेट लेने का जो काम होता है, अपॉइंटमेंट जो लेना होता है, ये ऑनलाइन अब हो जाता है। इससे क्या है, बहुत फ़ायदा हो गया है। भीड़ नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, लोग लड़ाई नहीं करेंगे, डॉक्टर शांति से बैठेगा, अच्छा इलाज करके देगा। वरना डॉक्टर भी गुस्से में बैठा होता है क्योंकि इतना शोर आ रहा होता है, लोग लड़ रहे होते हैं आपस में। तो ये सब क्या है, हर जगह पे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसके सारे फ़ायदे पढ़ेंगे, फिर नुकसान भी पढ़ेंगे, कुछ नुकसान भी हुए हैं। अब कोई चीज़ अगर फ़ायदा कर रही है तो नुकसान भी कर देती है कई बार, तो वो सब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। 1970 से 80 के दशक में के क्षेत्रों में उपयोग होने लगा। 90 तक के दशक में क्या है, फैलता गया। राष्ट्रीय लेवल पर सरकार की प्रणाली में काम जो था इससे अपनाए जाने लग गए, ठीक है। भारत की सरकार के इलेक्ट्रॉनिक संवाद, मतलब बात करना, इलेक्ट्रॉनिक बात करना मजबूत प्रदान करता है। कोई भी बात है फटाफट कॉल करो, बात कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, होने लग गई। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 में लागू हुआ, ठीक है। इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग को वैध बता दिया गया कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलकर इसको वैधता प्रदान कर दी गई। उनको राज्य सरकार द्वारा भी इस प्रकार के कानून के तंत्र से विकास किया गया। भारत में ई गवर्नेंस के विकास में निम्नलिखित चरणों को देखा जा सकता है, ठीक है। ये सारे चरण है, उसके सारे चरण हम हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले कंप्यूटर आया, फिर नेटवर्क्स आए, ऑनलाइन उपस्थिति हुई, ऑनलाइन संपर्क हुए, ये जो हमने पीछे भी पढ़े थे ना, G2, G GB, GE, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है, ठीक है। कंप्यूटर से आप समझ गए, सारा डाटा उसमें आ जाता है। कंप्यूटर क्या होता है ना, इंटरनेट चलता है, सारा डाटा वाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, मेल भेज सकते हो, किसी का मेल आपके पास आ सकता है, ठीक है। नेटवर्क क्या हो गया, जो फ़ोन में चलता है आपका इंटरनेट, ठीक है। ये सारा नेटवर्क, इस चरण के सरकारी संगठन आपस में जुड़ गए, नेटवर्क बन गया, एक तरीके से चेन बन गई। किसी से भी बात करनी है आप ऑनलाइन बात कर सकते हो, ठीक है। बीच सूचनाओं का, आंकड़ों का आदान प्रदान फटाफट होने लगा, तेज हो गया फटाफट, और भ्रष्टाचार कम हो गया। ऑनलाइन भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, ठीक है। भ्रष्टाचार जब भी होता है टेबल के नीचे होता है, टेबल के नीचे से आपको पैसे देना होता है। लेकिन अगर ऑनलाइन ही काम हो तो कहाँ से पैसा जाएगा, है ना, फंस जाएंगे फिर तो। ऑनलाइन तो सारा डाटा कलेक्ट होता है, करोड़ों साल का डाटा कलेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन तो, ठीक है। ऑनलाइन उपस्थिति, इस सरकारी विभाग में संगठनों को वेब पेज पता ना आपको बेटा, जैसे गूगल क्रोम आप खोलते हो तो उस पर वेब पेजेस बने होते हैं, वेबसाइट, वेब पेज, इन पे काम होने लग गया, इंटरनेट से काम होने लग गया। कोई भी एक काम है तो एक वेबसाइट बना दो, एक ऐप बना दो, उस पर सारा काम हो जाएगा, एक पोर्टल बन जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों का बना हुआ है सामर्थ्य वाला स्टूडेंट पोर्टल, सारा स्टूडेंट्स का सारा काम उस पर है। आपको आपकी मार्कशीट चाहिए, उससे डाउनलोड कर लो।
आपको आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना उस पर कर दो। लेकिन सोचो अगर नहीं होती टेक्नोलॉजी तो फिर हर चीज़ के लिए आपको वहाँ जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते, अपलोड करने पड़ते, हर चीज़ वहाँ पे जानी पड़ती, कॉलेज में धक्के खाने पड़ते। लेकिन अब कैसे हो गया, सब कुछ ऑनलाइन, पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन डालो, अपनी परसेंटाइज देख लो, अपने परसेंटेज जो भी आपके सब कुछ उसमें देखो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया अब। जिससे क्या है, बच्चों की भीड़ कम हो गई। वरना पहले एडमिशन पता कैसे होते थे, बच्चों को स्कूल कॉलेज में, हर कॉलेज में जाके अपनी मार्कशीट, अपनी परसेंटेज दिखानी होती थी, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते थे। अब बेटा इसका जो दूसरा नाम है, ई गवर्नेंस को क्या कहा जाता है, स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म ऐसे है, इसको लिख लीजिए, SMART। इसके फुल फॉर्म में क्या है, स्मॉल, ठीक है। मॉरल, ज़्यादा क्या है, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, बिल्कुल नैतिकता बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। स्मॉल में क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो नौकरशाही की प्रक्रिया को कम किया जाए। क्योंकि पहले नौकरशाही वालों में बहुत घमंड था, सारा काम उनके दफ्तर में जाके होगा तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, कर भी रहेंगे, नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ। पैसे देने पड़ेंगे आपको बहुत बड़े अमाउंट में तो आपका काम होगा। लेकिन अब क्या है, स्मॉल कर दिया गया, ऐसे ना के बराबर हो गया, सारा काम कंप्यूटर ही कर रहा है। मॉरल मतलब क्या होता है बेटा, एक नैतिकता, जितना हो सके शासन को नैतिक तो बनाया जा सके। भ्रष्टाचार जीरो हो गया ऑनलाइन होने से, अब कोई पैसे मांग ही नहीं सकता, ऑनलाइन हो रहा सारा काम। मांगता भी है तो फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी ऑनलाइन, तो सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लेगा बच्चा कि इन्होंने पैसे ले लिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोक सेवा में जवाबदेही होगी जनता के प्रति, क्या है, सरकार जवाबदेह अब ज़्यादा हो गई है, पहले इतनी नहीं थी। क्योंकि कोई पूछने वाले नहीं था, कौन उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कुछ था ही नहीं सबूत। लेकिन अब क्या है, एक छोटा सा कैमरा होता है ना, दिखता भी नहीं है, स्पाई कैमरा, उससे भी क्या है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये बढ़ता जा रहा है, जवाबदेही सब जनता के प्रति बढ़ती जा रही है। अब क्या बेटा, रिस्पॉन्सिवनेस, अब ये क्या, ऑनलाइन अगर काम हो रहा है तो आप लेट नहीं कर सकते कि 10 साल लगा दिए एक काम को करने में। आपको रिस्पॉन्स जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि डेट ऊपर आ रही है। ऑनलाइन जितने भी काम हो रहे हैं उसमें डेट टाइम सब लिखा हुआ आ रहा है। आप हद से ज़्यादा देरी नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा, भाई इतना क्यों टाइम लग रहा है, काम इतना हो क्यों नहीं रहा। तो ये क्या, आपको रिस्पांस तो करना पड़ेगा। पहले सरकार रिस्पांस कर रही है, नहीं कर रही, उसके पास था पावर, आज जनता के हाथ में पावर आ गई है। सरकार सभी योजनाओं और जुड़े जानकारी, सूचना वगैरह पर जनता के सामने रखती है। सारी इन्फॉर्मेशन जनता के आगे आपको रखनी पड़ेगी, क्या काम कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, हर चीज़ को क्या है जनता को बताना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी का आप समझ गए बेटा, कि क्या काम कर रहे हैं वो दिखाना होगा। इसके मध्य से सरकारी नीतियां वगैरह और निर्णयों को जनता तक पहुंचाया जाता है, पारदर्शिता होती है, जनता को सब पता होता है क्या हो रहा है। जनता की इच्छा के खिलाफ कोई काम नहीं होगा, अगर हुआ तो धरना प्रदर्शन हो जाएगा, और वो धरना प्रदर्शन बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सब बैठे हैं। एक पोस्ट डालेंगे, उस पर लाखों लोग उसे देखेंगे, उसे लोगों को पता चल जाएगा कि धरना हो रहा है, चलो वहाँ चलते हैं, ऐसे। अब इसके लाभ पढ़ने हमें, फिर इसकी हानियाँ पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। लाभ में बेटा सारे, अब तक हमने सारी अच्छी चीज़ें जो पढ़ी ना वो सब कुछ इसमें वही अब बताना है आपको लाभ में, ठीक है। कि सूचनाएं क्या है, फटाफट तेजी से जनता तक पहुंचती है, योजनाएं वगैरह क्या है जनता तक आराम से, नीतियां वगैरह पहुंच जाती है, जागरूकता बढ़ी है। ई गवर्नेंस से केवल नागरिकों को ही गुणवत्ता नहीं मिल रही, सेवाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, अपितु अमीर गरीब शहरी ग्रामीण हर जगह तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, सुविधाएं पहुंचेंगी। इसके माध्यम से क्या है, प्रशासन को बेहतर तरीके से काम करने की एक डायरेक्शन मिल गई, और एक मतलब मान लो उन्हें करना ही पड़ेगा सही काम, जिसके लाभ से शासन और नागरिक दोनों को मिला है। शासन वालों को काम आसान हो गया, नागरिकों को भी काम करना आसान हो गया, सरलता बनी है, इससे फास्ट काम हो गया और सरल काम हो गया, ठीक है। ई गवर्नेंस शासन से अधिक उत्तरदायित्व, जवाबदेही सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पहले सरकार जवाब दे चाहे ना दे, अपने कारों में रहते थे, अपने महलों में रहते थे, अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल वो चल रहा है जमाना, बात 2 मिनट में फैल जाएगी। ई गवर्नेंस के माध्यम से कहाँ, कैसे, कब, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, जनता का फायदा हुआ है। जनता आप सवाल पूछ सकती है, हाँ भाई हमारा काम अब तक क्यों नहीं हुआ। ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी आई, ये सब हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कर चोरी, टैक्स जो था वो गायब हो जाता था, हमने इतना पैसा दिया वो कहाँ जा रहा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जनता तक कभी आती ही नहीं थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, इससे डिजिटल, उससे सारे न्यूज़ चैनल वाले बस बैठे रहते हैं कि कहीं सरकार एक चूक कर दे और हमें कंटेंट मिल जाए बताने के लिए। तो इसलिए सरकार भी डरती है, क्योंकि इतने सारे मीडिया हाउस वाले घूमते रहते हैं हर वक्त कि बस एक हमें सरकार की कमी मिल जाए। तो सरकार भी इस चीज़ से डरी हुई है
कि हमें बेहतर से बेहतर काम करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हमारी सत्ता गिर जाएगी अगर बाहर बात आ जाती है तो। ठीक है, अब सीमा है, अब बेटा सीमा यही है कि टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र तक नहीं है। जो गाँव के बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो नुकसान भी बढ़ा है कि अब साइबर क्राइम वगैरह होने लग गए हैं। फ़ोनों से OTP से चोरी कर लेना, डाटा गलत हो जाना, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसको पढ़ेंगे अब एक बार। ई साक्षरता की अभावता, ई साक्षरता मतलब क्या, जनता का पढ़ा लिखे ना होना। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ लोग अनपढ़ हैं, उन्हें क्या पता है टेक्नोलॉजी क्या है, वो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, फिर वो तो कट गए इस वाली चीज़ से। अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे बेटा, उनके लिए तो कागज़ वाला ही फॉर्म सही था कि कोई उनके को फॉर्म भर के दे दे। तो ये कि लोगों को निरक्षर होना सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस चीज़ में। ठीक है, बहुत बड़ी जनसंख्या क्या है, आज भी पढ़े लिखे नहीं है, गांव वाले एरियो में जागरूकता नहीं है, सूचना उनको जाती ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में। ठीक है, ई गवर्नेंस के मूलभूत संसाधनों को सबसे महत्वपूर्ण साधन ICT से जुड़ा होता है। भारत में ICT की पर्याप्त और आपूर्ति संरचना की कमी है, वो पूरा बेस्ट लेवल के ICT नहीं है हमारे यहाँ पे, अभी भी कमी है। इसी की कमी के कारण क्या है, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इससे क्या कटा हुआ है, सब तक पूरे पूरे भारत में बराबर का लाभ नहीं पहुंच रहा। जो लोग शहरों में रह रहे हैं ना, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में, सिर्फ उन लोगों को लाभ मिल रहा पूरे सही मायनों में, बाकियों को लाभ नहीं मिल रहा। सूचना तकनीक की भाषा के माध्यम से मुख्यतः अंग्रेजी होती है, इंग्लिश ही होता है मोस्टली। अब हर भाषा इंग्लिश इतने लोगों को नहीं आती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगहें रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, उन्हें इंग्लिश का क्या पता, ये भी ड्रॉबैक है। शासन प्रशासन में ICT का प्रयोग बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको सूचनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता, सारी नोटिफिकेशन ऑनलाइन आ रही है, उनके पास फ़ोन ही नहीं है, क्या पता चल रहा उन्हें। वर्तमान में भारत में अनेकों ई गवर्नेंस परियोजनाएं संचालित है, बहुत सारी ई गवर्नेंस की योजनाएं चल रही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है उनके बारे में, क्योंकि लोगों को फ़ोन वगैरह, ये इंग्लिश और ये सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, गाँव वाले एरिया में तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा वो दिक्कत की बात है। और ये क्या, वर्तमान में संचालित परियोजनाएं तकनीकी दक्षताओं का प्रदर्शन करने पर बल देती है, ना कि उनके केंद्र और नागरिकों के अर्थ पर, नागरिक पर। मतलब क्या है कि सरकार वर्तमान में जो जितनी परियोजनाएं चल रही है ना, तकनीकी क्षमताओं पर बल दे रही हैं, तकनीक के ऊपर, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या नागरिकों तक वो जा भी रही है कि नहीं जा रही, उससे मतलब नहीं है। सूचना पारदर्शिता, ई गवर्नेंस के संदर्भ में दी जाने वाली अधिक सूचनाओं को तथा अधिकार या तो भ्रमिक होते हैं या संपूर्ण समकक्ष, सरल और बौद्धिक नहीं होते, समझना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताए गए, झूठे बयान भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी। कानूनी मुद्दों पे ई गवर्नेंस के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता मुद्दे, बुनियादी संपदा के मुद्दे पे हस्तांतरण के मुद्दे, आंकड़ों की सूचनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब देखो, अब डाटा इतना जा रहा है हर जगह, कहीं भी कोई भी वेबसाइट है उस पर डाटा लॉगिन करो, पूरी डाटा इन्फॉर्मेशन डालो, अब उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो हमारी प्राइवेसी खराब हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं ना, कि आपको कोई भी छोटा सा फॉर्म भरना, सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी A to Z, उससे हमारी प्राइवेसी खराब हो रही है ना, हमारा जो डाटा है फ़ोन का एक्चुअल वो सारा जा रहा है उसके अंदर। भारत में अभी तक भी अधिकांश ई गवर्नेंस परियोजनाएं सूचना प्रसारण के अवस्था पर ही है, मतलब अभी ये चल रहा है काम, पूरे ढंग से वो भी नहीं रहा है। परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं में वास्तविक सेवाओं को ऑनलाइन तक पहुंचने के लिए उससे कठिन स्तरों तक समझना करना होता है, क्योंकि विभागों का मात्र कंप्यूटरीकरण, सरकारी कार्यालयों का संचालन करना का मात्र ई गवर्नेंस का प्रयास नहीं किया जा सकता। मतलब कि बेहतर तरीके से आज भी नहीं हो पा रहा है, फ़ायदा अगर है तो नुकसान भी है, ये बता रहे हैं ये। ठीक है बेटा, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है आपका, नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।